हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल सेल फार्मा ट्यूटोरियल। तो जैसे कि अब हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की थर्ड यूनिट के आखिरी टॉपिक पे पहुंच चुके हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये बहुत ही एक अपने में बहुत सही है कि हम लोग को जो यूनिट थर्ड है वो बहुत ही अभी तक पैथोफिजियोलॉजी की एक तो यूनिट फर्स्ट बहुत लंबी यूनिट थी और एक आपकी यूनिट थर्ड। तो पहली चीज़ तो बता दूं कि यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुकी है और यूनिट थर्ड जो आखिरी आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैं बताई थी कि पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ जैसे हर वीडियो में पैथोफिजियोलॉजी को एक फ़्लो चार्ट में समझाने की कोशिश करी है। तो क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोगों को मेरा जो इसके पहले का वीडियो था, मैंने किस बनाया था, मेनली एल्जाइमर डिजीज़ पे बनाया था। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। तो थैंक यू एवरीवन। और प्लीज़ अपना सपोर्ट और अपना जो भी है प्यार, ये सब अपना बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखो, जो मैंने डाइजेस्टिव आप लोग को जब HAP फर्स्ट पढ़ाया था तो उसमें मैं पहले बताई थी कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल होता है उसका मतलब क्या होता है। एक होता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट और एक होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। यानी गैस्ट्रो मतलब होता है गैस्ट्रिक यानी एब्डोमेन यानी पेट का पार्ट। ठीक है, तो इतना समझ आया, एब्डोमेन यानी पेट का पार्ट। तो गैस्ट्रो मतलब तो हमें आ गया समझ में कि गैस्ट्रो मतलब होगा गैस्ट्रिक से रिलेटेड। इंटेस्टाइन मतलब क्या हो गया कि इंटेस्टाइन, ये दोनों ही क्या करते हैं, डाइजेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो गैस्ट्रो मतलब हो गया क्या, स्टमक, अगर शॉर्ट में देखा जाए तो। ठीक है, गैस्ट्रो मतलब क्या हो गया, मेनली स्टमक। और ठीक है, स्टमक। और अगर वैसे देखा जाए तो इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन। ठीक है, तो वो डिजीज़ जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल नेमली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है। कौन कौन से ट्रैक में क्या क्या पार्ट होते हैं। पहला होता है ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी मतलब जो हेल्प करते हैं इन सब चीज़ को करने में, डाइजेशन को करने में, लाइक लीवर, गाल ब्लैडर और पेनक्रियास। ठीक है, तो इसकी जो डिजीज़ होती है वो कौन सी डिजीज़ होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। तो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पूछ सकता है या 1 मार्क्स में। तो डेफिनेशन इसकी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ होती क्या है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की। तो पेप्टिक अल्सर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं शॉर्ट में कि पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है। देखो, अल्सर मतलब आप लोग को पता है कोई भी घाव। ठीक है, घाव मतलब कोई भी वूंड जो कि आपके स्टमक में भी हो सकता है, ड्यूडेनम में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो होता है क्या, अल्सर। ठीक है, अब ये होता किस लिए, आप लोग को पता हो, मैंने बताया था जो पेराइटल सेल होती है वो क्या करती है, HCl का सिक्रेशन करती है। ठीक है, अब बहुत सी चेंजेस की वजह से, कोई भी चेंज हो रहा है बॉडी में या किसी भी वजह से, ये जो HCl होता है इसका सिक्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी HCl बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्टमक में जो आपकी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं म्यूकोसल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करती है, जैसे आपका जो स्टमक होता है, ठीक है, मान लो ये स्टमक है। ठीक है, तो स्टमक में जो मेनली ऐसे नहीं बनता, मान लो तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, HCl को, HCl सिर्फ यहीं रहे वो चाहती है, तो HCl यहीं रहता है, वो इधर नहीं जा पाता क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। लेकिन मान लो अगर HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा होता है तो वो जो वॉल होती है स्टमक की उसको भी क्रॉस करके कहाँ चला जाता है, स्टमक के बाहर ऐसे आने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये डैमेज हो जाती है। और म्यूकस मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गई तो हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट को वो डैमेज कर देती है। कौन डैमेज कर देता है, HCl। तो HCl मतलब जो एसिड होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करती है, डैमेज कर देती हैं। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। देखो, पेप्टिक अल्सर इज़ अ ओपन सोर। सोर मतलब एक सोर कहते हैं वो घाव टाइप का। तो ओपन सोर होता है दैट डेवलप ऑन द, जो कहाँ पे डेवलप होता है, इन साइड ऑफ स्टमक। यानी जो आपका स्टमक है ना, स्टमक, उसका जो इन साइड होता है, अंदर की जो वॉल होती है, वहाँ पे क्या होता है, डेवलप होता है एक सोर। एंड अपर पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ कहाँ पे होता है, पहला अगर स्टमक में हो रहा है तो उसे गैस्ट्रिक बोलते हैं। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के पार्ट में हो रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है, ड्यूडोनम, तो उसको ड्यूडोनम अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे कोशिश करी समझाने की। जैसे कि मान लो हमारा स्टमक है, यहाँ पे देखो मेरा क्या हो गया, अल्सर बन गया, तो इसको क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अगर यहाँ पे अल्सर बन जाता है तो यहाँ फिर इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो इंटेस्टाइन स्टार्ट होने के पहले अगर अल्सर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्यूडोनम अल्सर। और अगर स्टमक में ही हो गया तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, ये आपकी कौन सी मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। इसको जो पिंक कलर की है इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जाता है HCl। लेकिन अगर HCl का सिक्रीशन किसी वजह से ज़्यादा होने लगता है
तो इसको क्रॉस करके क्या होता है, वो बाहर चला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर की। चलो, आज थोड़ी हवा चल रही है तो थोड़ा सा सही है वीडियो बनाते वक्त, नहीं तो ये पंखा बंद करना पड़ता है इतनी गर्मी में, हालत ख़राब हो जाती है। हाँ, तो चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो इसमें देखो, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ऑइसोफेगस होता है, या फिर ऑइसोफेगस अल्सर बोलते हैं, या फिर ड्यूडेनम। तो गैस्ट्रिक तो आपको पता चल गया कि अल्सर इनसाइड द स्टमक, आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अल्सर इनसाइड द स्टमक, अल्सर इनसाइड द ईसोफेगस, ईसोफेगस जो आपकी ऊपर से जुड़ी होती है, ऊपर की ओर, तो ईसोफेगस। और अल्सर इनसाइड पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब जो अपर पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, अगर वहाँ पे होता है तो उसको क्या कहते हैं, ड्यूडेनम अल्सर। ठीक है, 3 टाइप के हो गए। अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉज ना। ठीक है, तो ईटियोलॉजी की बात करते हैं तो फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ एस्प्रिन, जिसे एनशेट्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो बहुत ज़्यादा अगर कोई पेशेंट है या कोई भी है, अगर वो बहुत ज़्यादा क्या ले रहा है, एस्प्रिन। एस्प्रिन मतलब कौन सी ड्रग होती है, ये पेन किलर होती है ना, डिस्प्रिन खाते हो, आप लोग पानी में घोलो तुरंत असर काम को नहीं, असर करे सिर्फ 2 सेकंड में, ऐसा कुछ है। तो फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ एस्प्रिन, स्मोकिंग, मतलब कोई इंसान अगर स्मोक कर रहा है, सिगरेट स्मोक और मतलब कुछ पी रहा है ड्रिंक वगैरह, तो उन सबसे ये होता ही होता है अल्सर। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसे एच पाइलोरी कहते हैं, इंक्रीज द HCl सिक्रेशन। तो मैं हेलिकोबैक्टर का एक चीज़ बताऊँ, बहुत ही अच्छा है। तो देखो, जो एच पाइलोरी होता है, ये क्या करता है, एक एंजाइम सिक्रेट करता है, यूरिएज। ठीक है, तो मतलब यूरिएज, तो ये क्या करता है, यूरिया जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है। और यूरिया के प्रेजेंस में क्या होता है, मेनली NH3 जो होता है कन्वर्ट हो जाता है NH4+ में। ठीक है, यूरिएज एंजाइम के प्रेजेंस में जो NH3 होता है, अमोनिया, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NH4 में। और ये जो NH4 में जब कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या करता है, हमारा जो H पाइलोरी होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो H पाइलोरी होता है ना, ये एसिडिक मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं रह पाता, इसलिए ये क्या कर लेता है, मेनली NH4 बना लेता है। अब ये NH4 जो है जब बन गया, तो ये H पाइलोरी को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो H पाइलोरी होते हैं, ये एसिड का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा करता है HCl का। तो समझ आया, मतलब H पाइलोरी जो होता है, ये यूरिएज एंजाइम जो होता है उसको मतलब कंटेन करता है, और फिर ये क्या कन्वर्ट कर देता है NH3 को NH4 में। और ये जो अमोनियम आयन होता है, ये H पाइलोरी के लिए प्रोटेक्टिव सिचुएशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मेनली H पाइलोरी जो होता है वो हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है और मल्टीप्लाई करता जाता है, और HCl का सिक्रेशन भी उतना ही करता है। तो ये हो गया H पाइलोरी का। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये कभी कभी ना आपके मतलब जो पेपर लेने आते हैं एक्सटर्नल, वो ये पूछ लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। और रेडिएशन थेरेपी एंड स्टमक कैंसर, अगर कोई रेडिएशन जैसे कि एक्सरे हो गया, MRI हो गया, ठीक है, तो मान लो किसी वजह से अगर वो करवाया है, जैसे मान लो उसको पहले से कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसने करवाया है कोई रेडिएशन थेरेपी, तो इसकी वजह से क्या होता है, मेनली अल्सर देखने को मिलता है, क्योंकि रेडिएशन तो वो कहीं पे भी पेनिट्रेट हो सकती है ना, तो इसीलिए बोलते हैं कि रेडिएशन थेरेपी वगैरह जो होता है वो थोड़ा कम करवाना चाहिए। और अगर स्टमक कैंसर अगर वो बहुत टाइम तक रह गया, तो वो क्या बना लेता है, स्टमक कैंसर बना लेता है। तो कैंसर तो वैसे भी आजकल बहुत नॉर्मल बीमारी हो गई है, हर एक बीमारी ही नॉर्मल हो गई है ऐसा लगता है। ठीक है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हो गया, टाइप ऑफ पेप्टिक अल्सर हो गया, गैस्ट्रिक, एसोफेगल और ड्यूडेनम अल्सर के टाइप्स हो गए ये 3, और ईटियोलॉजी यानी कॉजेज़ हो गए। अब हम क्या देखेंगे, बताओ, बिल्कुल, अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। अच्छा, पैथोफिजियोलॉजी के पहले एक चीज़ और देखते हैं, ये कभी 1 मार्क्स में पूछ सकता है, एग्रेसिव फैक्टर होता है और डिफेंसिव फैक्टर होता है, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। एग्रेसिव मतलब गुस्सा आना बोलते हैं ना, एग्रेसिव हो गया है वो, तो जैसे कि हमारा रैट एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, तो एग्रेसिव फैक्टर होता है, और डिफेंसिव मतलब जो उसको डिफेंस करे, मतलब बचाए। ठीक है, तो एग्रेसिव मतलब जैसे कि एसिड HCl जो होता है वो कहीं कोई भी सिचुएशन हो, एसिड जो होता है वो क्या होता है, मतलब एसिड और पेप्सिन, ये 2 क्या होते हैं, एग्रेसिव फैक्टर होते हैं। अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो जाए बॉडी में तो पेप्टिक अल्सर कॉज करते हैं। और डिफेंसिव मतलब क्या होता है, जो पेप्टिक अल्सर को रोके, यानी टाइट जंक्शन ऑफ द इंट्रासेलुलर। अगर जो इंट्रासेलुलर हमारी होती हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, हमारी क्या होती है, ये मान लो, ठीक है, ये हमारी मान लो सेल है, कौन सी सेल है, स्टमक की इंट्रासेलुलर सेल है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे क्या है, ये इनका टाइट जंक्शन है, ये जो दिख रहा है आपको। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हमारे क्या HCl है, मान लो ऐसे HCl है, लिक्विड फॉर्म में होगा ना। अब अगर ये टाइट है तो वो HCl से क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जब क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो इधर इधर नहीं आ पाएगा, सिर्फ स्टमक में ही रहेगा। तो अगर वो स्टमक में ही रह रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना, कि हमारे स्टमक में ही रहे, इधर उधर ना जाए जो HCl है, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा। तो टाइट जंक्शन ऑफ द इंट्रासेलुलर म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेगी, मेनली उसको
प्रोटेक्ट करती है। बाइकार्बोनेट, हाँ बाइकार्बोनेट क्या करता है, जो HCl जितने भी होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी उसको न्यूट्रल कर देता है HCl को। तो अगर हमारा HCl वो न्यूट्रल हो जाएगा तो सही है, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। नेक्स्ट ब्लड फ्लो, अगर जो ब्लड फ्लो है म्यूकस ब्लड फ्लो अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वजह से भी HCl ज़्यादा नहीं आ पाएगा और ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या क्या बताया था आप लोग को, ड्रग बताया था पहला, दूसरा आपको बताया था क्या मतलब एल्कोहल ज़्यादा लेना, कॉफ़ी और टी जो होता है ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, और H पाइलोरी इन्फेक्शन। इन तीनों की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl एंड डिक्रीज म्यूकोसल सिक्रेशन, यानी जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन होती है क्या करती है, कुछ चिपचिपा पदार्थ जो होती है, चिपचिपा लिक्विड सीक्रेट करती रहती है, जिससे हमारा HCl जो होता है वो क्या करता है, मतलब वो जो लेयर होती है ना म्यूकोसा की उसको क्या करता है, मतलब सेफ बनाए रहता है, जिससे हमारा HCl जो होता है वो उसको क्रॉस करके स्टमक को क्रॉस करके बाहर नहीं आ पाता। लेकिन अब इन तीनों की वजह से क्या हो रहा है, सिक्रीशन तो HCl का बढ़ रहा है लेकिन म्यूकोसल सिक्रीशन जो हो रहा है वो घट रहा है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या रहा फिर ब्रेक डाउन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी क्या हो रही है, ब्रेक डाउन। अच्छा यहाँ पे आप सिंपैथेटिक सिस्टम भी लिख सकते हो, अगर आपका सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ रहा है तो भी HCl यानी वो जो वैगस स्टिमुलेशन था मैंने पढ़ाया था ना उसमें HAP में, वैगस स्टिमुलेशन की वजह से भी HCl बढ़ता है। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो। तो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl हो गया, फिर डिक्रीज हो गई म्यूकस मेम्ब्रेन, ब्रेक डाउन ऑफ द म्यूकस, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि अब देखो HCl ज़्यादा सिक्रेट हो रहा है तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन की ओर जाने की कोशिश करेगा, यानी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको तोड़ने की अगर कोशिश करेगा तो वही होता है मेम्ब्रेन का ब्रेक डाउन। फिर अब क्या करेगा, एसिड जो होगा वो इंटर कर जाएगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, यानी म्यूकोसा और गैस्ट्रिक या गैस्ट्रिक म्यूकोसा में। अब जब अंदर चला गया वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में चला गया तो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज हो गया। ठीक है, तो आई समझ में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कुछ नहीं होती है, बस आप लोगों को यहाँ पे कॉज दिखना रहता है, फिर जो प्रोसेस होती रहती है उसको आराम से लिख चलो, वही होती है पैथोफिजियोलॉजी। मतलब पैथोफिजियोलॉजी इज अ प्रोसेस हाउ एनी डिजीज इज बिकम हैपन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं देखो सिम्टम्स की, और यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेशंस, तो कॉम्प्लिकेशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा पूछता है तो अच्छे से इसको पढ़िएगा। साइन एंड सिम्टम्स, देखो हमें पता है कि अगर कोई भी पेट में प्रॉब्लम हो रही है तो पेट दर्द होगा सबसे पहले, तो एब्डोमिनल पेन, नोजिया मतलब घबराहट, ब्लडी और डार्क यूरिन, मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन डार्क या फिर ब्लड जैसे दिखेगी, इनडाइजेशन मतलब अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा, वॉमिटिंग, नोजिया वॉमिटिंग तो है ही, चेस्ट पेन और वेट लॉस। ठीक है, तो इतना क्या हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स हो गया। कॉम्प्लिकेशंस की बात अगर करें तो मेनली कॉम्प्लिकेशन में क्या आएगा, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग। ठीक है, गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशन मतलब होता है कि उसकी वजह से और क्या हो सकता है, तो देखो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा अगर HCl जा रहा है ना तो वो बहुत सारी म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगेगी। परफोरेशन यानी GIT होल, परफोरे मतलब होता है होल, मतलब एक छेद बनाना, तो GIT जो होता है मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसमें होल बन जाएंगे छोटे छोटे। स्टमक कैंसर तो होगा ही। स्कैरिंग एंड स्वेलिंग ऑफ, मतलब छोटे छोटे स्कार फॉर्मेशन, स्कार मतलब छोटे छोटे धब्बे जैसा, और ये स्वेलिंग दिखने लगेगी स्टमक में। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है पेनिट्रेशन इन लीवर एंड पेनक्रियाज, यानी जो लीवर होता है और पेनक्रियाज होता है उसमें क्या हो जाएगा मेनली पेनिट्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब वो डैमेज करेगा, तो ऑल मतलब सिंपल है कि लीवर पेनक्रियाज तक भी जाएगा, वहाँ को भी, वहाँ के पार्ट को भी अफेक्ट करेगा। तो ये था आज का प्रैक्टिकल से। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे यूनिट 2, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन वगैरह है और आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है। ठीक है, तो वो जल्दी से 1-2 दिन में कवर कर देंगे। तो बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और प्लीज़ हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। और हाँ एक चीज़ और, अपने जो जूनियर्स आने वाले होंगे आपके जूनियर्स फर्स्ट सेमेस्टर के, तो प्लीज़ उनसे ज़रूर शेयर करिएगा कि हाँ अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी वैल्यू लगे मेरे वीडियो को तो प्लीज़ शेयर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।